जरा सोचिए, एक राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को उसके ही बेडरूम से रातों रात अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने वाला कोई और नहीं बल्कि दूसरे देश की आर्मी होती है। तो इसे क्या कहा जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को अमेरिका द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक सोवरेन कंट्री की संप्रभुता होती है, सोवरेनिटी होती है। सीमा का सम्मान करना हर देश का दायित्व होता है। हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा है, क्या अब हर छोटा देश, हर कमजोर देश अपनी रक्षा के लिए नए तरीके से सोचेगा? जिन तीखे शब्दों में चीन, रूस, ब्राजील जैसे देशों ने अमेरिका की आलोचना की है, वो इस बात के संकेत देती है कि क्या ये घटना सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित रहेगी या फिर किसी तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तो तैयार होने के संकेत तो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए, आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना से भारत को क्या सीखना चाहिए, भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस घटना से भारत पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। भारत की प्रतिक्रिया में अमेरिका को सीधे तौर पर आलोचना तो नहीं की गई, लेकिन जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया, सधे हुए बयान दिए गए, वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया, उससे पूरी दुनिया अचंभित है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से उठाकर अमेरिकी फोर्स न्यूयॉर्क ले गई। अब मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में कार्रवाई चलेगी। इससे पहले न्यूयॉर्क में मादुरो को अमेरिकी फोर्स ने सड़कों पर घुमाया और अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन किया। ट्रंप यहीं पर नहीं थमे हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक प्रेसिडेंट को भी नई धमकी दे दी है। हालांकि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ट्रंप के साथ संतुलित और सम्मानजनक रिश्तों की बात कही है। We're going to have the big oil companies go in. They're going to fix the infrastructure. They're going to invest money. We're not going to invest anything. We're going to just take care of the country. We're going to cherish the country. We're going to take care, more importantly, of the people, including Venezuelans that are living in our country that were forced to leave their country. And they're going to be taken very good care of. ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है। इसमें उन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून और चार्टर की परवाह नहीं है। वेनेजुएला के ऑपरेशन के तुरंत बाद ही ट्रंप ने क्यूबा, मेक्सिको, कोलंबिया, ग्रीनलैंड और ईरान को भी टारगेट कर लिया और दलील दी नेशनल सिक्योरिटी की। Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela. From the Venezuelan oil, they're not getting any of it. अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, लेकिन इस मसले पर भी दुनिया बंट गई है। रूस, चीन, ईरान समेत दुनिया के कई देश ट्रंप के एक्शन को दादागिरी बताकर निंदा कर रहे हैं, तो अमेरिका और नाटो अलायंस के पार्टनर देश इसके समर्थन में हैं। लोकतंत्र की बहाली का हवाला भी दिया जा रहा है। भारत ने वेनेजुएला पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। शांति और बातचीत से विवाद के समाधान की बात कही है। Now we are seeing in many ways a sort of version of might is right prevailing in international affairs, which has very serious implications for all of us, and every country has to adjust its diplomacy accordingly. एरिया को बढ़ाना और एरिया को बढ़ा के अपनी छाप रखने की कोशिश जो व्यक्ति करता है,
वो बहुत दिन टिकता नहीं, कि बहुत से ऐसे लोग, हिटलर जैसे लोग चले गए, मुसोलिनी जैसे लोग चले गए, बहुत से लोग जो गलत विचार रखते हैं, दुनिया में जो पीस, शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं है। कहावत है कि इतिहास खुद को दोहराता है। अमेरिका के इतिहास पर तो ये बात पूरी तरह से सटीक बैठती है। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो कुछ किया, वैसा कारनामा अमेरिकी हुक्मरान पनामा ऑपरेशन, इराक में सद्दाम हुसैन के साथ साथ दुनिया के कई देशों में सत्ता परिवर्तन कराकर कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप ने विस्तारवाद की तरफ जिस तरह से कदम बढ़ाए हैं, वो पूरी दुनिया में खतरे की घंटी की तरह है। डर है कि ये आग अमेरिका से एशिया और भारत के पड़ोस तक फैल सकती है। यूक्रेन गजा संकट के साथ पहले से ही आईसीयू में जा चुके यूएनएससी के पूरे वजूद पर ही गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था बनाई जा सकती है, जहां पर किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, उसे उसकी दादागिरी के लिए कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज आवाज अड्डा में ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस सेक्टर से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स और ऑयल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जो इस पूरे घटना के जो जड़ है, जिसको कहते हैं कि क्रूड ऑयल, उसके पूरे पॉलिटिक्स को समझाएंगे और जियो पॉलिटिक्स को भी समझाएंगे। साथ साथ न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा साहब, और कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं प्रभु दयाल साहब आपसे करूं। जब ट्रंप साहब आए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो आमतौर पर धारणा गई थी कि दूसरे देशों से अपनी आर्मी को हटानी है, हमें दूसरे देशों के काम काज में बहुत दखल देना नहीं है, हमें अपने अमेरिका को ग्रेट बनाना है, मागा मूवमेंट करना है। इस घटना के बाद उनकी ये जो थ्योरी थी, सोच थी, आपको लगता है पलटती हुई दिख रही है? हाँ, अभी भी नहीं आ रहा क्या? आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब वो बने वहां के प्रेसिडेंट, तब उन्होंने जो जिक्र किया कि वो अपनी पॉलिसी पूरे अमेरिका पे ही कंसंट्रेट करेंगे और धीरे धीरे करके वो दूसरे देशों से दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं, वो तो उनकी कही बात से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, जो उन्होंने वेनेजुएला का हमला किया है, वो तो अविश्वसनीय है। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आज की सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, कोई ऐसा करेगा कि दूसरी इंडिपेंडेंट कंट्री को इस तरह से इन्वेड करके वहां के प्रेसिडेंट और उसकी वाइफ को आप किडनैप करके ले जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही हैरत अंगेज बात है। अब देखिए, बात अभी खत्म नहीं हो रही है। उन्होंने कहा है कि वो दूसरा हमला भी कर सकते हैं वेनेजुएला पे। उन्होंने ये भी कहा है कि कोलंबिया भी अब अपना आंखें खोल ले, क्योंकि कोलंबिया भी गलत सलत काम करता है, यानी कि उनको भी थ्रेटन किया है, क्यूबा को भी किया है। इसके अलावा सबसे हैरत अंगेज बात की उन्होंने ग्रीनलैंड पे आके दिखाया कि वो ग्रीनलैंड को भी हथियाना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि वहां चाइनीज और रशियन शिप्स हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ग्रीनलैंड ने तो पहले भी कई बार कह दिया था कि ये बिल्कुल गलत बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ट्रंप को कौन समझाए? देखिए, उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले पूरे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, और जैसा ट्रंप चाहते हैं वैसे ही गलत सलत वो करने को तैयार है। तो दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने साफ साफ ये कहा है कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, ये यूएन चार्टर का उल्लंघन है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, बिकॉज आर्टिकल 2 जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें क्लियरली है कि आप दूसरी कंट्री में इस तरह से नहीं जा सकते हैं, सॉवरेन कंट्री है। तो जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो पहले उनके जो उन्होंने जिस तरह का अपना पॉस्चर बनाया था, उससे तो बिल्कुल विपरीत है। और ऐसा आज के वक्त में कोई ऐसा करेगा, ये कोई विश्वास करना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए, भारत ने जो अपनी पॉलिसी इसमें इस भारत के जो रिएक्शन है, इस पे मैं आऊंगा। एम्बेसडर दयाल साहब, भारत का जो रिएक्शन, इस पे मैं अलग से सवाल लेकर के आऊंगा। लेकिन आमतौर पे ट्रंप की नीतियों का समर्थन करने वाले आनंद आहूजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो न्यूयॉर्क से जुड़े हैं, अटॉर्नी है वहां के। इनके पास जाता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। आनंद आहूजा साहब, आप ट्रंप के इस
कदम को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं या फिर जस्टिफाई नहीं करते हैं? क्योंकि कई मौके पर आपने ट्रंप के हर कदम का समर्थन किया, इसलिए सवाल लेकर आपके पास आया हूं। सबसे पहले मैं आपको, प्रभु दयाल जी ने बहुत सारी बातें की, मैं प्रभु दयाल जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पुराने इतने बड़े महारथी के सामने आपने मुझे खड़ा किया है, लेकिन मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। प्रभु दयाल जी देख रहे हैं सिर्फ एक एंगल से कि वो एक सॉवरन कंट्री के प्रेसिडेंट थे। मैं ये देख रहा हूँ कि वो एक ड्रग लॉर्ड थे। यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी वजह से मिलियंस ऑफ अमेरिकन की डेथ हुई, और अमेरिकन की क्योंकि यहाँ पे डेथ हो रही थी। और प्रभु दयाल जी ने जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे मिस कर दी है वो ये कि 2020 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ने मर्डरो के खिलाफ जो केस किया था उसमें उनको इंडाइट किया था, और यहाँ पे जो सिस्टम है इंडाइटमेंट का वो जूरी की इंडाइटमेंट होती है। जब तक कोई ठोस सबूत ना हो तो ऐसे इंडाइटमेंट नहीं होती है। उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $20 मिलियन का एक अवार्ड रखा था कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स मर्डरो को लेके आएगा हम उसको $20 मिलियन का इनाम देंगे, जो कि बाइडेन उस वक्त वो नहीं ला सके। तो प्रभु दयाल जी ने जो अक्सरी मुद्दे थे उसको एक साइड पे कर दिया है। जहां तक सॉवरेनिटी की बात है, प्रभु दयाल जी एक बहुत सुलझे हुए एम्बेसडर रहे हैं, एक डिप्लोमेट हैं। मैं प्रभु दयाल से सिर्फ एक सवाल करूंगा कि आप ऑपरेशन सिंदूर और ये जो हादसा हुआ है इसमें कोई फर्क समझते हैं या कोई फर्क नहीं समझते हैं? अगर सॉवरेनिटी की बात है तो आपको फिर ऑपरेशन सिंदूर को भी कंडेम करना चाहिए कि आपका कोई राइट नहीं था कि एक आप फॉरेन कंट्री में जाके आप वहां के नागरिकों को मारते, और अगर वो जस्टिफाइड था तो आपको आज यहाँ बैठ के हेलो एक मिनट आनंद आहूजा साहब, हम भारत ने किसी कंट्री के फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के नागरिकों को नहीं मारा। हमारे ऊपर जिन आतंकवादियों ने हमला किया उन आतंकवादियों को पकड़ने में वहाँ की सरकार नाकाम थी। हमने मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी करने दीजिए। हमारे देश भारत, हम मैं आपके पास आऊंगा, मैं फिर आ रहा हूँ। हमने वहाँ का, हाँ, मैं आतंकी घटना टेररिस्ट, अब सवाल यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, आप अपना जवाब दीजिएगा। हमारे नज़र में वो टेररिस्ट था, टेररिस्ट सबूत के साथ था। हमने उस ठिकानों को नष्ट किया, हमने वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के नहीं लाया। आप एक सोवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को, वहाँ के उनकी पत्नी को वहाँ से गिरफ्तार करके लाते हैं। आपकी यहाँ तक बात भी मालूम है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त थे, उनकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई। तो आप एक सोवरेन कंट्री के राष्ट्रपति को अपने यहाँ कैसे न्याय दिलाएंगे, या फिर थर्ड पार्टी के पास न्याय दिलाएंगे? कोई ऐसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे न्याय दिलाएंगे? अपने ही कोर्ट में अपने ही खिलाफ लगे आरोपों के कैसे आप जांच करेंगे? दो सवाल है, फिर मैं प्रभु दयाल साहब जवाब देंगे आपको। हाँ, मैं जवाब दे दूंगा, आपने मुझे पूरी बात नहीं करने दी। हाँ, पहली चीज तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक लॉ है जिसको बोलते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी एक्ट। सॉवरेन इम्यूनिटी एक्ट के हिसाब से किसी भी सॉवरेन कंट्री का जो हेड ऑफ स्टेट है उसने कोई अगर गलत काम किया है तो उसको आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में अंडर सॉवरेन इम्यूनिटी एक्ट में उसकी डिफेंस होती है। लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी है, एक वार है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, एक प्रॉक्सी वार। यहाँ के लोगों को जब अमेरिकन को मारा जा रहा है, जैसे आपने बात की, मैं कहूंगा कि आपको चाहिए था, आपने शुरू में एक बात कही कि इंडिया को इससे क्या लेसन लेना चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि इंडिया को ये लेसन लेना चाहिए कि जो ट्रंप ने वेनेजुला के साथ किया है, आपको भी 26/11 के जो मास्टरमाइंड है आपको भी वही काम करना चाहिए। आप क्यों चुप करके बैठे हैं? आपकी कैपेबिलिटीज क्यों नहीं है कि अगर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है जाके वहां पे, अगर अमेरिका जो है मर्डरों को जाके पकड़ के ला सकता है, तो क्या इंडिया इतना इनएफिशिएंट है कि 26/11 के मास्टरमाइंड्स को ना वो पाकिस्तान में मार सकता है, ना वो पाकिस्तान से उठा के इंडिया ला सकता है? जहां तक आपने कहा कि एक फॉरेन सिटीजन की बात है, तो फिर उस हिसाब से थरूर राणा जो है वो एक अमेरिकन सिटीजन है, उस हिसाब से आप इंडिया में थरूर राणा को भी आप ट्रायल नहीं कर सकते हैं। अगर ट्रायल ऑफ ए फॉरेन नेशनल इज टू बी ट्राइड ओनली इन दी फॉरेन कंट्री, अगर एक फॉरेनर को फॉरेन कंट्री ने ही ट्राई करना है, उसके देश ने ही ट्राई करना है, तो फिर आप थरूर राणा को इंडिया में कैसे ट्राई कर सकते हैं?
आप दो बातें नहीं करी है ना कि अमेरिका की ये पॉलिसी हो रहा है, थरूर इंडिया की राणा और वेनेजुएला का राष्ट्रपति की तुलना आप करके ये गलत एग्जाम्पल डाला कि बहुत पढ़े लिखे हैं, आप अटॉर्नी हैं। नहीं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। एक मिनट में जरा एम्बेसडर दयाल को मैं राष्ट्रपति को टेररिस्ट आप बना दे अलग बात है। एम्बेसडर दयाल छोटा सा रिएक्शन दीजिए। बाकी 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनेजा साहब भी हैं, स्वर्ण सिंह साहब भी हैं और नरेश कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। देखिए, आनंद आहूजा साहब ने जो कहा उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। देखिए, मैं तो बहुत छोटा सज्जन हूँ, लेकिन जब यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा कि ये इलीगल है जो अमेरिका ने किया और यूएन चार्टर का वायलेशन है, तो उनकी बात पे तो गौर करनी होगी, मेरी बात को ना करे गौर। अब जहां तक तहव्वुर राना की बात है, उसको एक्स्ट्राडाइट करके भारत ला रहा है, किडनैप करके नहीं ला रहा है, उसको वहां पर अटैक करके उठा करके किडनैप करके जबरदस्ती नहीं लाया जा रहा। एक्सट्रेडिशन जो प्रोसेस होता है लीगली उसके थ्रू किया। तो कंपेयर करना जो अमेरिकन एक्शन हुआ वेनेजुएला में उसको तहव्वुर राना के एक्सट्रेडिशन से, वो मेरे ख्याल से उचित नहीं। लेकिन जो आनंद आहूजा साहब ने कहा उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना कि वो मडूरो जो है उसको उस पे इल्जाम थे कि वो ड्रग कार्टेल चला रहा था और अमेरिका में बहुत क्वांटिटीज में उसने ड्रग्स एक्सपोर्ट किए। तो लेकिन उसने ये भी कहा था कि हम अमेरिकन के साथ मिल के बैठ करके बात करके सब सुलझाने को तैयार हैं, क्या मैं इसमें नहीं इन्वॉल्व था, तो बातचीत का रास्ता अपनाने में क्या हल था। खैर, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अभी जो वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट है उसके बारे में पहले तो ट्रंप साहब ने कहा था वाइस प्रेसिडेंट हमारे इशारे पे चलने को तैयार हैं और जैसा हम गवर्नमेंट चलाएंगे हम ही चलाएंगे वेनेजुएला को। लेकिन ऐसा होता नहीं लगता, क्योंकि वहां जो सरकार है उसने पूरा पुश किया। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो ये टेंशन है ये चलता रहेगा, हो सकता है और फैले कोलंबिया में, क्यूबा में, जो कि लैटिन अमेरिका के दोस्त हैं, जो कि जिनके साथ ब्राजील भी खड़ा है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी ये खत्म होने वाली नहीं। आगे देखिए क्या क्या होता है। ग्रीनलैंड की बात चल रही है, तो मैं इस सब बातों से जरा बिल्कुल। दरअसल आहूजा साहब आपके पास फिर से आऊंगा मैं, अपना जवाब रखिएगा। बाकी जो सवाल उठाए हैं एम्बेसडर दयाल साहब उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन 2-3 मेहमान और जुड़ चुके उनके पास जाऊं। नरेंद्र तनेजा साहब, ये हम लोग जब शुरुआत किए तब से ऑयल एक्सपर्ट थे, जियो पॉलिटिक्स को भी काफ़ी करीबी से समझते हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, आपका क्या मानना है, ये जो कह रहे हैं आनंद आहूजा साहब सिर्फ वो रीजन है या फिर इसके पीछे मकसद कुछ और है, और अब ट्रंप की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल गई है? म्यूट पे हैं तनेजा साहब आप। अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आ रही है आवाज, बताएं। हाँ, मैंने कहा 25-30 साल आप जहाँ उठा करके देखते हैं तो एक देश है इराक, वहां के एक राष्ट्रपति होते थे सद्दाम हुसैन। तो अमेरिका ने, इंग्लैंड, सब लोगों ने, पश्चिम के देशों ने मिलकर कहा था कि इनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और केमिकल वेपन्स है, ये सबको खत्म कर देंगे, तो लिहाजा इनको जीने का हक नहीं है। और क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। और बाद में उसी पश्चिम के देशों ने, उन्हीं टोनी ब्लेयर साहब ने ये कहा कि हमसे गलती हो गई, वहां कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन सद्दाम हुसैन तो मारे गए, इराक तो खत्म हो गया। अब जो इराक है वो वाला इराक तो नहीं है। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि, और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कुछ कह रहे हैं जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, उनका कहना है कि यूएन चार्टर है, उसकी जो स्पिरिट है उसका ही उल्लंघन है। तो हमको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन डेमोक्रेसी है, हर एक को हक है। आहूजा साहब को मैंने भी बड़े ध्यान से सुना और पूरे सम्मान से सुना। मेरा मानना है कि अगर वेनेजुएला, जहां पे दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार है, कोई देश ऐसा नहीं जिसके पास वेनेजुएला से ज्यादा तेल के भंडार हो, दुनिया के सबसे बड़े भंडार है। और अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता तो ट्रंप साहब झांक के नहीं देखते वेनेजुएला को, झांक के नहीं देखते उधर कि ट्रंप वेनेजुएला है कहां नक्शे पर। क्योंकि उनका सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी है, उनके पास तेल के भारी भंडार है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जितनी उनकी जरूरत तेल की है, वो जरूरत खाली अमेरिका से पूरी नहीं होती, हालांकि वो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक हैं। उनको एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। वो ये चाहते हैं, जिस तरह का उनका एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बेसिकली है कि ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, वो चाह। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको वो सब कुछ चाहिए जो वेनेजुएला के पास है। इसलिए आपको वो वाला तेल चाहिए जिससे डीजल बन सके, वो तेल चाहिए जिससे टार बन सके,
वो सारा कुछ चाहिए। और वेनेजुएला जो है बिल्कुल पड़ोस में है, सऊदी अरब से समुद्री जहाज से तेल जाता है, इराक से जाता है, उसे 22 से 30 दिन लग जाते हैं। शिपिंग कॉस्ट ज्यादा, इंश्योरेंस कॉस्ट ज्यादा, इकोनॉमिक्स महंगी पड़ती है। और जबकि वेनेजुएला वहां से 6 दिन का रास्ता है समुद्री जहाज से, और हवाई जहाज से 3 घंटे मुश्किल से लगते हैं। तो वो उनके बैकयार्ड में एक तरीके से, तो इसलिए उनको ये लगा है कि भाई कुल मिलाकर के जो एनर्जी सिक्योरिटी है उनकी, जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर वो एनर्जी सिक्योरिटी को पुख्ता करना चाहते हैं। वो कनाडा को निशाने पर रखते हैं। कनाडा में भारी तेल के भंडार है, ग्रीनलैंड में भारी तेल के भंडार है, मैक्सिको में तेल के भारी भंडार है। आपने देखा वेनेजुएला में क्या हो रहा है। वेनेजुएला के पड़ोस में एक और देश है कोलंबिया, उसको भी धमकी दी गई, वहां भी तेल के भंडार है। पड़ोस में गुयाना है, वहां भी तेल के भंडार है। ब्राजील में भी है, हालांकि ब्राजील इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं है, लेकिन वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो पूरा है उसमें कुल मिलाकर के तेल का ऐसा दबदबा पैदा करना, तेल का अपना ऑर्डर पैदा करना, ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिसकी कुल मिलाकर के जो हेजीमोन है वो अमेरिका होगा, जिससे वो ओपेक को भी टक्कर दे सके और मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है उनकी अपनी डिपेंडेंस को कम से कम कर सके, और कुल मिलाकर के वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति भी चलाएं, और जो ग्लोबल एनर्जी ऑर्डर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा दादागिरी अमेरिका की हो। अब ये सबके पीछे जड़ में आप ध्यान से जाते हैं तो तेल है। जैसे मैंने कहा, अगर वेनेजुएला में तेल नहीं होता तो वहां पे ये ऐसा कोई कदम वो नहीं उठाते। दूसरी बात, साथ में उनकी नजर ये है कि पूरा जो वो इलाका है, वेनेजुएला और क्यूबा के बहुत घनिष्ठ संबंध है। वेनेजुएला को टारगेट किया गया क्योंकि वेनेजुएला वो सोर्स है जहां से क्यूबा की जो रिजीम है वो सस्टेन कर पाती है। आपने वेनेजुएला को अगर कब्जे में ले लिया तो कुछ दिनों की बात है, क्यूबा भी ज्यादा टिक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का ये कि ये पूरा इलाका हमारा, हम यहाँ चीन को नहीं घुसने देंगे, हम यहाँ रूस को नहीं घुसने देंगे। और देखिए वहां की जो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बहुत बड़ी पैठ है चाइना की और रशिया की। वेनेजुएला $80 बिलियन ओ करता है चाइना को, रशिया को $80 बिलियन, ईरान को भी करता है $10 बिलियन, भारत को भी करता है $1 बिलियन, और भी कई देश हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी जब हो जाए जिससे कि उनके बाकी जो देश है उनसे तार कट जाए, खासतौर से चीन से, जिससे कि कुल मिलाकर के जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, जो लैटिन अमेरिका है, वो उसमें वहां वो सब कुछ जो अमेरिका चाहता है। ये ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है जिसकी धुरी जो है तेल है, और तेल को उसका यूज किया जा रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने ट्रम्प सरकार ने जो अपना स्ट्रेटेजी विजन लेके उन्होंने अनाउंस किया था अभी कुछ हफ्ते पहले ही, उसमें ये सब कुछ था, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको ज्यादा ध्यान से देखा नहीं कि ट्रम्प साहब हैं, उनके जो मर्जी से आते हैं। ये स्ट्रेटेजी के तहत सारा कुछ हो रहा है। और अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर वो उन्होंने अपने पास रख लिया है, बाकी को ये इशारा करा है, कार्व आउट करो, जो जो आप संभाल सकते हो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस आप बनाइए, हम ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। कुल मिला के किसी से बेचैनी पैमान है। हाँ, तो कुल मिला के इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में आपके हिसाब से तेल की पॉलिटिक्स है। अब पूरे वर्ल्ड ओवर में जो क्रूड ऑयल सप्लाई का जो दबदबा है, कह सकते हैं कि उसका नेतृत्व खुद यूएस करना चाहता है, और उसी रणनीति का एक हिस्सा वेनेजुएला के ऊपर इस तरह का हमला किया जा रहा है। आनंद आहूजा साहब, ये सवाल भी नोट करके रखिएगा। बाकी हमारे पास प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब और नरेश कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। स्वर्ण सिंह साहब, आपने सुना अभी नरेंद्र तनेजा साहब को, 3 बातें निकल कर सामने आई। एक तो पूरे जो क्रूड ऑयल के पूरे सप्लाई चेन है उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। दूसरा कि उनकी जो विस्तारवादी नीति है, अलग अलग देशों को लेकर चेतावनी देते रहे, उसकी तरफ एक बढ़ता कदम है। और ड्रग तो सिर्फ एक बहाना है। आप इसको कैसे देखते हैं? जाहिर है कि किसी भी देश के लिए लगातार तरक्की करने के लिए या समृद्धि अपनी बनाए रखने के लिए ऊर्जा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अलग अलग देश अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप भी चाहते हैं कि विश्व की जितनी ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर उनका दबाव, प्रभाव या काबू रहना चाहिए। उसमें ओपेक के जो देश हैं, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है 8 देशों का, जो 50% तेल का निर्यात करता है दुनिया भर में, उस पर अमेरिका का अच्छा खासा प्रभाव है। और 2011 या 12 से आप शुरू करें, जब से वाटर फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी से शेल ऑयल अमेरिका का दोहना संभव हुआ और देखा गया कि $60 से ऊपर रहना चाहिए पर बैरल प्राइस, तब वो टेक्नोलॉजी से वो अमेरिका निर्यात कर सकता है। तो उसके बाद आप देखें लगातार अमेरिका एक निर्यातक की तरह से उभरा है। और अब जब सबसे बड़े जो स्रोत हैं तेल के,
वेनेजुएला भी उनकी अमेरिकन कंपनियों के हाथ में आ जाता है, तो अमेरिका का विश्व स्तर पर तेल के स्रोतों पर बहुत बड़ा काबू आ जाएगा। और अपनी जो प्रतिस्पर्धा चीन के साथ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है तेल का, उस पर भी दबाव बनाने का उसको एक तरह से एक नया यंत्र या तंत्र या मंत्र मिलेगा एक तरह से। तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा कारण है, पर वो अकेला कारण नहीं है। पिछले महीने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो छपी थी राष्ट्रपति ट्रंप की, उसमें मुनरो डॉक्ट्रिन को जिक्र किया गया। कहा कि हम अपने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नहीं चाहते कि कोई भी दूसरा देश घुसपैठ या प्रभाव बनाए अपना, और जाहिर है इशारा चीन की तरफ से। और चीन का बड़ा अच्छा संबंध है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला का सबसे बड़ा निर्यात भी तेल का चीन को ही हो रहा था, हालांकि बहुत बड़ी संख्या, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, और चीन का करीब $60 अरब निवेश है। इसीलिए वेनेजुएला सस्ते दामों पर तेल मुहैया करा रहा था, वो अब बंद हो जाएगा जाहिर है। तो ये तो तेल की राजनीति हुई, पर थोड़ा सा मुझे समय दें कि ये जो पूरी बहस है, इसको समझने के लिए दो चीजें समझना जरूरी है, जिसको हम अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के चलते अकेला देश अमेरिका है जो अपने अंदरूनी कानूनों को विश्व स्तर पर लागू करने की बार बार कोशिश करता है। और ये कू की बात करें तो पिछले 75 सालों में केवल लैटिन अमेरिका में ही 18 बार अमेरिका की सहायता से इस तरह के मिलिट्री कू किए गए। 1952 से शुरू कीजिए क्यूबा, और उसके बाद ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, चलते जाइए, फिर 2009 में होंडुरास में हुआ था। तो ये बार बार, पहली बार नहीं हो रहा इस तरह का। मुझे याद है 1989 में कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए थे पनामा में, तो इसी तरह से नोरिगा को भी उठाकर लाए थे और मग शॉट उनके छपे थे मीडिया में अगले दिन। तो ये चीजें हमेशा से होती रही हैं। इसको अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के नजरिए से वो अपने अंदरूनी कानून विश्व भर में एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं, जब सोचते हैं कि होना चाहिए। और उसी के साथ जुड़ा हुआ आर्थिक प्रतिबंध जब अमेरिका लगाता है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र को हक है ये कि वहां बहस होनी चाहिए कि किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। फिर से अमेरिका अकेला देश है जो अपने आप यूनिलैटरली किसी भी देश पर केवल आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाता है, सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा देता है। कि यदि हमने, मान लीजिए ईरान पर अमेरिका ने कहा कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, तो न केवल हम उनके संबंध में, आर्थिक संबंधों में कुछ कड़ी एक तरह से नीति अपनाएंगे, पर तीसरा देश यदि उस ईरान के साथ कोई व्यापार करता है तो उस पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे। तो ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जो है वो समझना जरूरी है कि इस तरह की जो विम्सिकल तरीके हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप तो माहिर है विम्सिकल पॉलिसी चलाने के लिए, तो ये उसके चलते राष्ट्रपति मदुरो उनकी पत्नी फ्लोरेस को उठा के ले आए हैं। और उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसी पार्टी का वहां आज सत्ता पे काबिज है, वही मंत्री हैं, वही सेना है। सेना ने कह दिया कि हम नए राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगस के साथ हैं। तो जमीन पर तो वहां मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा। अस्थिरता बनी है, हिंसा बढ़ेगा, हो सकता है कि अमेरिका को वहां सैनिक भेजने पड़े, और ये ने कहा है कि अमेरिका के साथ राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान बनेगा। हालांकि नए राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका सरकार के साथ हम मिल के काम करेंगे। मतलब बिल्कुल आमने सामने टकरार वाली बात अभी निकल कर सामने नहीं आई। लेकिन जो बात आपने की बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका चाहता नहीं कि हमारे इलाके में, हमारे पूरे इस इलाके में कोई बाहरी देश का दबदबा यहाँ पे बढ़े। नरेश कौशिक साहब, इस पूरी घटना से, जैसा कि इससे पहले तनेजा साहब ने भी कहा, अभी स्वर्ण सिंह साहब ने भी कहा कि चाइना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पड़ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल का सप्लाई कर रहा था। तेल की सप्लाई तो एक बात है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध चाइना के थे। रशिया भी है। जिस तरह के रिएक्शन आए हैं वो गौर करने वाला है, जिन कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। तो इससे क्या लगता है कि ये जो रशिया, चाइना, यूएस, ये जो वर्ल्ड पावर बन रहे थे, इसके समीकरण में किस तरह का बदलाव? ये लोग सिर्फ आलोचना करके चुप हो जाएंगे या फिर आगे कोई ठोस रणनीति अपनाएंगे? देखिए, ये जो ट्रंप ने जो कदम उठाया है, ये बहुत ही नया कदम मैं मानूंगा इसको। पहली बात तो ये है कि एक समय था कि अमेरिका की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों चलती थी साथ साथ, लेकिन ट्रंप ने सॉफ्ट पावर को एक तरफ दरकिनार कर दिया है और वो सिर्फ हार्ड पावर में विश्वास करते हैं। और ये सिर्फ एक, ना तो ये सिर्फ
यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन है, ना ही ये मैं समझता हूं कि ये सिर्फ सॉवरेनिटी का उल्लंघन है। ये कहीं उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो पहले के राष्ट्रपतियों ने जो किया था, जिसका जिक्र स्वर्ण सिंह जी ने किया, उस तरह से ये उससे कहीं आगे निकल गए हैं। इनके हिसाब से माइट इज राइट, कि जहां मैं कर सकता हूं वहां करूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। एक समय ये होता था कि ये रिजीम चेंज कर देते थे और अपने लोगों को बिठा देते थे। अब तो इन्होंने देश को हड़प लिया जी। मतलब ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने किसी के ये कहा कि उनके जो जितना तेल है वो हमारा तेल है, हमारी कंपनी से चुराया हुआ है। तो ये दरअसल जो कदम है ट्रंप का, ये किसी भी पुराने कदमों से कहीं आगे जाता है। अगर इसकी मिसाल आप लेते हैं तो कोई जो आपको याद होगा कि ब्रिटेन ने जांजीबार के सुल्तान को जो उनकी पसंद का नहीं था उसको उठा दिया था, और कोई 36 घंटे की वो वॉर थी जो दुनिया 36 मिनट की, जिसमें उन्होंने उसको बदल दिया था। उससे उसकी तुलना कर सकते हैं। नोरिएगा के लिए तो उनको जो है कोई 2 हफ्ते लगे थे पकड़ने में, और ये सिर्फ ये गिरफ्तार नहीं किया, ये उनका सीधे सीधे अपहरण है। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये ड्रग्स की जो बात है, ड्रग्स की तो सबसे ज्यादा ड्रग्स का अमेरिका में जो मिसयूज हो रहा है वो फेंटनिल की वजह से हो रहा है। और फेंटनिल कहां से आता है? चीन से उसके उपकरण आते हैं। तो चीन के लिए तो आपने कुछ किया नहीं, आपने उस जगह पर किया जहां आप कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि, क्योंकि चीन देखिए अब उतना आर्थिक दृष्टि से जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन अमेरिका के सामने वो सामरिक दृष्टि से अभी भी उतना मजबूत नहीं है। रूस जो है यूक्रेन की वजह से काफी कमजोर हो चुका है। तो अब ट्रंप को लगता है कि वो सर्वा है दुनिया के, और वो जो चाहे कर सकते हैं। और जहां तक ये कानून के बाद जो आहूजा साहब ने कहा, मुझे तो ये बहुत हास्यास्पद लगती है। अब अगर ये कानून की बात होती या ड्रग्स की बात होती, तो आप देखिए सबसे ज्यादा उल्लंघन इस तरह की चीजों का तो पाकिस्तान में होता है। वहां से भी ड्रग्स जाती है, वहां तो आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह से और जो देश हैं, उन देशों में जो इतने मिलिट्री डिक्टेटर्स जगह जगह हैं, आप वहां तो आपने, क्योंकि आपके पसंद के वो मिलिट्री डिक्टेटर हैं, इसलिए आप जो चाहे कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको हमें और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है सोवरेनिटी का उल्लंघन मात्र नहीं है। ट्रंप कहीं और ज्यादा बढ़ गए हैं, और जैसा कि उन्होंने पिछले 24-48 घंटे में ये कहा है कि अब बाकी देश भी उनकी नजर में है। यानी वो कोलंबिया पर अब हमला करने को तैयार है, क्यूबा को हड़पने को तैयार है, ग्रीनलैंड को लेने को तैयार है। यानी जहां वो उनका बस चले वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही चिंताजनक है। इसमें नरेश कौशिक साहब एक सवाल और पूछूं, फिर इसके बाद मैं आहूजा साहब के पास जाऊंगा। जो आपने कहा कि कोलंबिया को हड़पने को तैयार हैं, ग्रीनलैंड पे उनकी नजरें हैं, क्यूबा पे उनकी नजरें हैं, तो एक के बाद एक ऐसे ही वो कब्जा करते चले जाएंगे, दुनिया मूक दर्शक बनी रहेगी? ऐसा हो सकता है? ये संभव है आज के परिप्रेक्ष्य में? देखिए आज की जो स्थिति है, देखिए चीन जो है अकेला एक देश है जो इस समय अमेरिका के सामने ठहर सकता है। लेकिन अब चीन, आप जानते हैं कि चीन लड़ाई नहीं लड़ता है, वो उसके लिए इस समय अर्थव्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपने को सामरिक दृष्टि से ताकतवर कर लिया है। और दूसरी बात आप ये देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। वो मोनरो डॉक्ट्रिन जो 200 साल पहले जेम्स मोनरो राष्ट्रपति ने जो लागू किया था कि अब जो यूरोप के जो देश हैं वो हमारे यहाँ हमारे बैकयार्ड में कुछ ना करें, इसकी चेतावनी दी थी। अब तो मोनरो डॉक्ट्रिन, अब तो वो अपने डॉक्ट्रिन को आगे ला रहे हैं। और उनको लेकिन इस डॉक्ट्रिन को तो अमेरिका की सारी सरकारों ने, जो मैं समझता हूँ उसके लिए हमें ज्यादा चिंताजनक है कि वो चीन अपने बैकयार्ड में हमारे साथ भी कुछ भी कर सकता है, और ट्रंप को उसमें कोई चिंता नहीं है। इसी तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूरोप में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप में आज बहुत घबराहट का माहौल है कि कब पुतिन अब वो कर दें जो ट्रंप ने किया है। तो ट्रंप दरअसल वो करना चाहते हैं जो बाकी लोगों को कहते हैं अगर आप कर सकते हैं आप भी कर लीजिए, हमारी हिम्मत है करने की, हम कर रहे हैं। तो सीधे सीधे दादागिरी है, गली के गुंडे जैसा व्यवहार है।
बिल्कुल गली के गुंडे जैसा व्यवहार है। लेकिन जो आपने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दरअसल दूसरे देशों को जो ऐसे हालात में उनके लिए भी दरवाज़ा खोलता है कि क्या चीन ताइवान पे कब्जा कर लेगा, रूस वैसा ही कोई कदम उठा लेगा, क्या इस बात का भी विकल्प अब उनके पास खुला रहता है? चूंकि वैसे में आप अमेरिका कुछ कहने की हालत में रहेगा नहीं, चूंकि आपने वैसा किया तो हम वैसा कर रहे हैं, तो एक लॉजिक यहाँ पे दिया जा सकता है। ये सवाल लेकर मैं एम्बेसडर दयाल आपके पास आऊँगा, लेकिन आनंद आहूजा साहब एक सवाल का जवाब दे दीजिए जो अभी कह रहे थे हमारे बाकी के 3 मेहमान, जिस डॉक्ट्रिन को, इतने पुराने डॉक्ट्रिन को अमेरिका की सारी सरकारों ने, लगभग आधुनिक आज के ज़माने की सरकारों ने छोड़ दिया था, उसको त्याग दिया था, वापस से उस पटरी पर आ रहे हैं और सिर्फ ये ड्रग एक बहाना आता है, दरअसल अपने पूरे इलाके में कब्जा जमाना है, चाहे वो कोलंबिया हो, ग्रीनलैंड हो, क्यूबा, इन सब की बात करके एक तरह से इशारा है कि आगे ये रुकने वाले नहीं है। ये डर कितना जायज़ है? आनंद आहूजा साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक मिनट में सभी पैनलिस्ट के जिन्होंने बात की है उसका जवाब दे दूं। बिल्कुल। नरेश ने सवाल किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान की ड्रग की प्रॉब्लम इंडिया को है, वो आपको सॉल्व करनी है। अमेरिका में ड्रग पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं। चाइना की जो आपने बात की है, चाइना पे एडिशनल टैरिफ तभी लगाया है यूएसए ने क्योंकि चाइना से जो रॉ मटेरियल है ड्रग बनने का वो वेनेजुएला में जा रहा है। अदरवाइज चाइना पे एडिशनल टैरिफ लगाने का यूएसए का कोई और पर्पस नहीं है। अभी आपने तेल की बात की, आपने जो बेसिक मुद्दा है उसको सब इग्नोर कर दिया है और आपके बड़े डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है 2020 के अंदर वो इंडाइटमेंट हुई उसकी कोर्ट केस के अंदर, सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में उसका केस अभी भी चल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने $20 मिलियन का जो अवार्ड रखा उसकी अरेस्ट का, वो आपने सब एक साइड पे कर दिया है और तेल का मुद्दा उठा दिया है। तेल जो है अभी 2 वजह से तेल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। नंबर 1, यूएसए के अंदर अपना ही तेल इतना ज्यादा है। नंबर 2, अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं उसमें तेल की महत्व जो है कुछ टाइम के लिए है। नंबर 3, ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो वेनेजुएला से हम तेल लेंगे वो उसको बेच के हम वेनेजुएला के लोगों पे खर्च करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि उससे हमें फायदा होगा। सो जो तेल की बात है, आपने जो 15 मिलियन अमेरिकन की डेथ हुई है ड्रग से, उसको साइड पे कर दिया। वो कहते हैं ड्रग तो बहाना है। तो 15 मिलियन अमेरिकन की लाइफ जो है आपकी नजर में एक बहाना है? ये इंडिया ने आज तक ड्रग प्रॉब्लम पंजाब के अंदर या इंडिया में क्यों नहीं सॉल्व की? क्योंकि आप लोगों की थिंकिंग ये है कि ड्रग तो एक बहाना है। अरे आप इस मेंटल एटीट्यूड के साथ चलते हैं कि ड्रग एक बहाना है। 15 मिलियन अमेरिकन की डेथ हो गई और आप कह रहे हैं ड्रग बहाना। तेल असली मुद्दा है। कोरिया में तेल था, ईरान में तेल था जो अमेरिका ने। साहब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, नरेश कौशिक साहब और तेल की बात नरेंद्र तलरेजा साहब ने काफी पुरजोर तरीके से कहा था। इन्हीं दोनों से कहता हूं उनका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी आगे बढ़ूंगा मैं। कौशिक साहब पहले। जहां तक ड्रग्स का मामला है, वो तो पाकिस्तान का जो ड्रग्स है भारत में ही नहीं जाता और देशों में भी जाता है, अफगानिस्तान से भी जाता है। अमेरिका में नहीं आता। तो अमेरिका और दूसरी बात ये फेंटेनिल है सबसे बड़ा क्राइसिस। आहूजा साहब, सबसे बड़ा क्राइसिस फेंटेनिल है जो चीन से आता है। तो चीन के खिलाफ तो आप कुछ कर नहीं रहे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप ड्रग्स वाली बात, आहूजा साहब माफ कीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अगर आप ये ड्रग्स की बात एक बार मान भी लीजिए, तो आप उनका वेनेजुएला को अब हम कंट्रोल करते हैं, अब हम रन करेंगे। ये कौन सा कानून आपको इजाजत देता है भाई? ना तो ब्रिटेन का, ना तो कोई अमेरिका का कानून ये इजाजत देता है, ना ये अंतरराष्ट्रीय कानून देता है। आनंद आहूजा जवाब दीजिए। पकड़ के ले आए भाई, उनकी पत्नी के ऊपर क्या आरोप है? ये तो बिल्कुल दादागिरी है, गुंडागिरी, और कुछ नहीं। आप इस इंफॉर्मेशन मत हो जाइए। स्वर्ण सिंह जी की स्टेटमेंट अभी थी कि रजीम चेंज नहीं हुआ है और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स वेनेजुएला में रजीम चेंज करने जा रहा है। अभी आपके पैनलिस्ट ने, स्वर्ण सिंह जी ने बात कही कि गवर्नमेंट वही है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, मिनिस्टर्स वही हैं, कमांडर इन चीफ वही हैं, रजीम चेंज नहीं हुआ है। और ट्रंप ने साफ कहा है जो अपोजिशन लीडर है, जिसको एक कल रिपोर्टर ने एक सवाल किया कि आप उसको बनाने जा रहे हैं प्रेसिडेंट, उसने कहा कि वो बहुत अच्छी लेडी है लेकिन वो कंट्री में पॉपुलर नहीं है, तो हम उसको बनाने नहीं जा रहे हैं। चीन का जवाब, लेकिन जो चीन वाले मुद्दे का जवाब। आनंद आहूजा साहब, जो नरेश जी ने कहा कि अगर वो हमारे हिसाब से चलेंगे तो ठीक है,
यानी आप ही बेसिकली करेंगे। और कल भी ट्रंप ने ये बात फिर दोहराई है कि वी आर रनिंग वेनेजुएला नाउ, यानी हम अपने नेबरहुड में, आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश आपके हिसाब से चले, आप नहीं चाहते कि आपके नेबर जो है वो आपके हिसाब से चलें। हम चाहते हैं कि हमारे नेबर जो है हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी कराएं, हमारे हिसाब से चलें। आप चाहते हैं प्रॉब्लम ना, नहीं आनंद आहूजा साहब, प्रॉब्लम ना खड़ी करे अलग बात है, हमारे हिसाब से चले बिल्कुल डिफरेंट बात है। हम प्रॉब्लम ना खड़ी करे यहाँ तक तो ठीक है, आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन हमारे प्रॉब्लम मत खा करे, हमारे हिसाब से चले, इसका मतलब क्या होता है? एक मिनट नरेंद्र तनेजा साहब को जोड़ता हूँ, जो ऑयल की बात आपने कही उस पर जवाब देंगे। नरेंद्र तनेजा साहब, देखिए आहूजा साहब के फैक्ट्स जो है 100% गलत है। आज भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो फॉसिल फ्यूल है उसकी भूमिका 89% है और रिन्यूएबल की भूमिका मात्र 11% है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, इंपोर्टर है। अमेरिका 60 लाख बैरल तेल प्रतिदिन इंपोर्ट करता है और वो तेल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। खास तौर से अगर वहां पे इन्फ्लेशन को चेक करना है और मैन्युफैक्चरिंग वहां पे वापस लानी है, मेक अमेरिका ग्रेट एजेंडा है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है। ध्यान रखिए, ईवी वगैरह जो सब कुछ हो रहा है, लेकिन डोंट गेट कैरिड अवे। अभी सब कुछ जो अव्यवस्था दुनिया की चल रही है उसमें अमेरिका शामिल है, सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो, तो इसलिए ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे एक को पहले स्वर्ण सिंह जी ने ये कहा कि भाई वो अफगानिस्तान बन जाएगा। अमेरिका ने जो कुछ किया, अगर आप उसका ध्यान से उसको देखते हैं, जो बिना वहां की फौज के अंदर, बिना वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में, बिना उसके वहां की प्रेसिडेंशियल पैलेस में सैंड लगाए इतना बड़ा ऑपरेशन संभव नहीं था। ये खाली ड्रग के लिए नहीं किया जाता इतना बड़ा काम। दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा, मैंने सद्दाम हुसैन का उदाहरण दिया, इसी अमेरिका ने, इसी ब्रिटेन ने ये कहा था उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और इसी टोनी ब्लेयर साहब ने उसके बाद में माफी मांगी थी। अमेरिका में लोगों ने माफी मांगी थी। वही यही अमेरिका था, यही पश्चिम यूरोप था। इसलिए देखो, बात सुनिए, आहूजा साहब बैठे हैं, ठीक है, वो बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा, और उनको पूरा अधिकार है, जैसे मुझे अधिकार है, इससे औरों को अधिकार है, लेकिन कोई अफगानिस्तान बनने वाला नहीं है वहां पे कुल मिलाकर के, क्योंकि वो वेनेजुएला की ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पे जो तेल के जो भंडार हैं, ट्रम्प साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर कहा, मैंने एक एक शब्द उनका सुना, उन्होंने कहा हमारी कंपनी जाएंगी, आवर कंपनी द ग्रेट, उन्होंने ये भी कहा, और ये कहा कि ये जाएंगी और वहां पे जो तेल है उसका वहां डेवलपमेंट करेंगे, वहां के लिए भी करेंगे और अमेरिका के लिए भी करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तेल का वहां राष्ट्रीयकरण हुआ था, उससे पहले जो अमेरिकन कंपनी थी उनको जो वहां नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। तीसरी बात उन्होंने और कही, उनके पीछे खड़े थे रक्षा मंत्री वहां के और विदेश मंत्री, उन्होंने कहा अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे, और ये का दीज टू गाइस, ये चलाएंगे। आप बताइए, एक सॉवरेन कंट्री के बारे में आप ऐसे कह रहे हैं। अगर आपको ये बात कहनी है, उसके लिए दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। जो आहूजा साहब डिफेंड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, उनका काम है, उन्होंने ये तय किया उनको डिफेंड करना है, बिल्कुल आपको पूरा राइट है। लेकिन आप ये नहीं कहोगे, कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं है, हर एक को अधिकार है। आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, आपको भी अधिकार है। इसी अमेरिका के अंदर कुछ लोग अन्य सोच रहे हैं, दुनिया के बाहर क्या सोच। दूसरी बात देखिए, राजनीति के अंदर आहूजा साहब, राजनीति में तथ्यों के साथ साथ परसेप्शन क्या होता है बहुत मायने रखता है। आप परसेप्शन को बिल्कुल खारिज कर रहे हैं, आप अपनी बातें वकील की तरह कर रहे हैं। दुनिया कोर्ट नहीं है, दुनिया कोर्ट नहीं है। परसेप्शन क्या जा रहा है, परसेप्शन ये जा रहा है जो हुआ है ये ठीक नहीं है। एक सेकंड, सॉवरेन कंट्री के राष्ट्रपति हैं, आपने उनके ऊपर अमेरिकन ये कहा कि अमेरिका कानून का पालन करना, आप लेके आए, ये परसेप्शन है। लेकिन अफगानिस्तान वहां नहीं बनेगा, लेकिन इतना जरूर है कि वहां पे आने वाले दिनों के अंदर स्थिरता आएगी मेरे हिसाब से, और जो वहां का तेल का पोटेंशियल है, जो कुल मिलाकर के बिलियंस का है, वो पोटेंशियल अमेरिकन कंपनी जाके उसको आगे बढ़ाएंगी। कुल मिलाकर के वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन ये जहां तक बाकी जो चीजें पॉलिटिक्स की जो कुछ हुआ, उसमें पूरा वर्ल्ड उस पर रिएक्शन कर रहा है और हमें उसको सम्मान देना चाहिए। असहमत होने का अधिकार आहूजा साहब आपको 100% मैं उसका सम्मान करता हूँ। चूंकि आपने आहूजा साहब के लिए कहा था, आहूजा साहब हम ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाने से पहले आप छोटी सी बात अगर काउंटर कुछ करना चाहें तो। मैं सिर्फ ये बात कहूँगा, तनेजा साहब, परसेप्शन, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन परसेप्शन गलत हो सकता है, फैक्ट्स गलत नहीं हो सकते हैं। फैक्ट ये है कि
2020 के अंदर उसको इंडाइटमेंट हुआ था, और यूनाइटेड स्टेट्स में एक जुडिशियल सिस्टम है, जूरी है यहाँ पे, और अभी उसको यहाँ ट्रायल के लिए लाया गया है, उसको कोई कन्विक्शन नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आहूजा साहब, तनिया साहब ने आपके ऑयल से जुड़े फैक्ट को करेक्ट किया था, उसको गलत ठहराया था, उसका जवाब ऑयल के फैक्ट्स भी मेरे हिसाब से जो तनेजा साहब कह रहे हैं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि बेसिक मुद्दा यहाँ पे वो ये है कि उसके ऊपर एक लीगल केस है, एक क्रिमिनल केस है, उसको एज ए क्रिमिनल यूनाइटेड स्टेट्स में लाया गया है, ना कि एज ए तेल की वजह से उसको यहाँ लाया गया। अगर तेल वजह होती तो बहुत पहले ये काम हो जाता। आज से 35 साल पहले जब अमेरिकन कंपनीज गई थी, और शहबाज जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, एक्चुअली प्रॉब्लम वेनेजुला के अंदर शहबाज के टाइम शुरू हुई थी, जब उसने नेशनलाइज कर दी थी ऑयल कंपनीज। तो ये अगर तेल का मुद्दा होता तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 30 साल पहले वेनेजुला पे कब्जा कर लिया होता, और उस वक्त शहबाज की गवर्नमेंट बहुत कमजोर थी, इसकी गवर्नमेंट तो काफी। चलिए, तो आनंद आहूजा साहब अपनी बात पे टिके हुए हैं कि ये तेल की समस्या नहीं है, दरअसल ड्रग्स की समस्या थी, जिसकी वजह से यूएस ने एक्शन लिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। भारत ने जितने सधे हुए शब्दों के साथ बयान दिया है, क्या इससे और कड़ा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर भारत बहुत सटीक और संतुलित भारत का रवैया माना जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे। एम्बेसडर दयाल और स्वर्ण सिंह साहब हमारे साथ बने हुए, बाकी 3 मेहमान और बने हुए रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा करें वेनेजुएला के ऊपर। अब हम लोग ये सवाल जानना चाहें कि आखिर वेनेजुएला को लेकर के भारत ने जो प्रतिक्रिया दी है उसको कैसे देखा जाए, और भारत की रणनीति यहाँ पे क्या होनी चाहिए। हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं। शुरुआत में एम्बेसडर दयाल आपसे करना चाहूँगा। भारत की जो प्रतिक्रिया आई है उसको आपने देखा होगा, आप इस प्रतिक्रिया को कैसे देख रहे हैं? ये इतना सधा हुआ बयान, काफ़ी संतुलित, क्या इसे माना जाए कि अमेरिका के साथ अब रिश्ते को भारत बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करना चाहता, इस वजह से ऐसी प्रतिक्रिया दी है, खासतौर से तब जब रशिया हो, ब्राज़ील हो, चाइना हो, उन्होंने बिल्कुल कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी है? जी बिल्कुल, भारत जो है उसने ये तो कहा कि इस मामले से हमें डीप कंसर्न है, लेकिन वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और ख़राब नहीं करना चाहता। वैसे ही इस वक्त इतने अच्छे नहीं जैसे हमें उम्मीद थी। और आज ही ट्रंप साहब ने कहा बात में कि हम तो अमेरिका इंडिया पे अब 100% टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम ये नहीं चाहते कि हमारा और नुकसान हो, तो हम बिना अमेरिका को ब्लेम किए हुए जो स्टेटमेंट दिया, अमेरिका का नाम नहीं लिया, अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा कि इस मामले से हम डीपली कंसर्न्ड हैं। देखिए, मैं 2 बातें और कहना चाहूंगा। जो ऑयल की बात है वो तो इसी वजह से छिड़ी है क्योंकि ट्रंप साहब ने उसको लाया। ट्रंप साहब ने कहा ऑयल कंपनीज के बारे में वो किस तरह का रोल प्ले करेंगे, इसलिए ऑयल की बात आ गई। दूसरा, ड्रग्स की बात जहां तक है, देखिए अमेरिका के पास तो इतनी शक्ति है, इतने कोस्ट गार्ड्स हैं, इतनी इंटेलिजेंस है, वो उनके पास स्पेसशिप्स हैं, वहां से सिग्नल आते हैं, तो कैसे ये वेनेजुएला से बोट्स में स्मगलिंग हो सकती है? उनके पास रोकने के लिए सब तरीके, तो मुझे बड़ी हैरत है इस बात पे कि कैसे इस तरह की स्मगलिंग होने दे रहा था अमेरिका, सब उसके पास शक्ति होने के बावजूद। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, लेकिन मैं चिंतित हूँ क्योंकि जैसा यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट है, और अब जो बातें हो रही हैं क्यूबा के बारे में, कोलंबिया के बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में, इन सब से चिंता बढ़ती है कि किस तरह से क्या तनाव बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये चिंता बढ़ती है कि क्या तनाव यहाँ से और आगे बढ़ेगा। इस पर भी चर्चा करूंगा समय रहा तो। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया, भारत की रणनीति, स्वर्ण सिंह साहब, आप इसको सही मानते हैं और भारत को यहाँ से थोड़ा सा एक दोनों तरफ पक्ष से एक दूरी बना कर रखना चाहिए सीधे तौर पे इसमें उलझने से? मुझे लगता है सही या गलत हम भविष्य में कभी जान पाएंगे, पास्ट को जब एनालाइज करेंगे, पर इसमें जो साफ जाहिर है वो भारत की नीति जो है वो तटस्थता की है। ठीक जैसे भारत ने रूस को भी कंडेम नहीं किया था, क्रिटिसाइज नहीं किया था यूक्रेन के जो मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू हुए थे, ठीक वैसे ही आज अमेरिका को कंडेम नहीं किया या क्रिटिसाइज नहीं किया इस ऑपरेशन को लेकर। वहां भी वही कहा जो रूस और यूक्रेन के बारे में कहा था कि दोनों में आपसी बातचीत होनी चाहिए, शांति बरकरार होनी चाहिए, जमीन पर लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, मानवीय सहायता दी जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये मुझे लगता है जो कंटिन्यूटी है हमारी विदेश नीति में,
वो बिल्कुल कायम है और मेंटेन है इस एपिसोड को लेकर भी। हालांकि अपोजिशन का या यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, उसमें अलग अलग तरह के कमेंट सामने आए हैं। वो पहले भी आए थे, रूस को लेकर भी आए थे, अब भी आएंगे। तो वो आज़ादी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल है कि लोग अलग भाषा में भी उसको अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। दो चीज़ें, पहले तो आहूजा साहब ने कहा कि ये अफगानिस्तान नहीं बन सकता है। मैं इसलिए कह रहा था कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए अफगानिस्तान बन सकता है, जिस तरह से अफगानिस्तान जो बाइडेन के लिए बना, यहाँ सेनाओं को वापिस बुलाना पड़ा, और जिस तरह से हालत खस्ता हो रहे हैं वहां, जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है वेनेजुएला के अंदर, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप धमकियां दे रहे हैं डेल्सी रोड्रिगस को, ये तनाव इतना बढ़ सकता है कि हो सकता है कि अपनी बात मनवाने के लिए सैनिकों को वहां उतारना पड़ सकता है राष्ट्रपति ट्रंप को। और क्योंकि वो फिर से एक बार सफल नहीं होंगे, पिछले 80 या 81 सालों में कहीं भी अमेरिकी सैनिक गए हैं वो हार कर ही लौटे हैं, तो यहां भी हार कर लौटेंगे। तो इस नजरिए से मैंने कहा कि ये राष्ट्रपति ट्रंप का अफगानिस्तान बन सकता है, उस नजरिए से। अब बात ये कि क्या जो हम कह रहे हैं ये तथ्य हैं या परसेप्शन है, उसको लेकर मैं ये चाहूंगा कि कोई भी मुझे ये बताए कि कितने देशों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इस तरह के न्यायालय हैं जो विदेशी जो राष्ट्र नेता हैं उनको इंडाइट करता है और उनको हथकड़ी पहनाकर फिर उन लोकल कोर्ट्स में लाया जाता है। मुझे तो ध्यान नहीं है कि किसी दूसरे देश का इस तरह का रवैया हो कि अपने लोकल कोर्ट में एक इंडाइटमेंट होगा किसी विदेश के राष्ट्रपति को, और फिर आपकी सेना जाकर उनको पकड़कर लाएगी हथकड़ी में और यहाँ लोकल कोर्ट में उनको खड़ा करके कहेंगे कि आपके ऊपर ड्रग्स एनफोर्समेंट का मुकदमा चलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यदि हम ये बात मान लें कि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एक अपने आप में पहेली है या अकेली एक उदाहरण है, तो जो रवैया है राष्ट्रपति ट्रंप का उसको समझने में भी थोड़ी सी शायद सहायता हो सकती है कि किस नजरिए से वो सब कर रहे हैं। समझा लेते हैं ना। हमारे साथ आनंद आहूजा साहब यही समझाते। आनंद, छोटा सा जवाब दे दीजिए। तनेजा साहब हैं, नरेश कौशिक साहब, उनके पास भी जाना है मुझे। हाँ जी, मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बात करूंगा कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कोई फॉरेन नेशनल करता है तो उस कंट्री का जुडिशियल सिस्टम उसको ये इजाजत देता है कि वो फॉरेन टेररिस्ट को इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका स्टेटस क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है या एक छोटा आदमी है। आप कह रहे हैं कि अगर वो छोटा आदमी है, सरोवर राणा एक छोटा आदमी है, तो उसको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। अगर सरोवर राणा एक हेड ऑफ स्टेट होता तो इंडिया में उसको ट्राई नहीं किया जा सकता था। आपकी थ्योरी ये है, मेरी थ्योरी ये है कि अगर वो एक टेररिस्ट है, उसने क्राइम किया है एक फॉरेन कंट्री के अंदर, उसने मिलियंस ऑफ लोगों को एक कंट्री के नेशनल को मारा है, तो उसको उस कंट्री के कटघरे में लाया जा सकता है। यही हमारे और आप में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं। एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि 1 दशक से ज्यादा समय लगा तबूर राणा को भारत में लाने के लिए। लीगल प्रोसेस, एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस के थ्रू आप मेथड के ऊपर जा रहे हैं, आप मेथड के ऊपर जा रहे हैं, ये लॉ के ऊपर जा रहे हैं। आप मेथड के ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी ऑब्जेक्शन मेथड के ऊपर है। लॉ का प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, आप यदि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उसके अरेस्ट वारंट करें, उसके नरेंद्र तनेजा साहब, ठीक है नरेंद्र तनेजा साहब, कोर्ट के ऑर्डर चलिए इसको हम लोग अलग से बहस कर। हालांकि ये बहस मैंने शुरू में कहा कि ये पता नहीं तुलना आप जो कर रहे हैं आहूजा साहब वो एक्सेप्टेबल लग नहीं रहा है। तबूर राणा का की तुलना आप एक देश के राष्ट्रपति से कर रहे हैं, पता नहीं आपको कैसे कर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। नरेंद्र तनेजा साहब, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर अपने ही कोर्ट अपना है, मुजरिम सब कुछ अपना ही है, तो फिर किस बात के कोर्ट आप कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, मेरा सवाल ये कि भारत की जो प्रतिक्रिया आई है, भारत जब पाकिस्तान के अंदर जाकर के आतंकी ठिकानों को नष्ट करता है तो भारत अपेक्षा रखता है कि दूसरे देश कड़े शब्दों में इसको भारत का समर्थन करे, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो भारत बड़ा ही डिस्टेंस बना के रखता है। ये रणनीति आपको कितनी कारगर होती दिखती है? नहीं, मुझे तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर से इसकी तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है, तुलना की ही नहीं जा सकती, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात ये रही कि मेरा जाता भारत की जो प्रतिक्रिया है बिल्कुल बैलेंस है और सही है। हमको बहुत ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमको भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। विदेश नीति में जो आज की दुनिया है ये वो दुनिया नहीं है जो 3 साल पहले।
आज कुल मिलाकर के पूरा जियो पॉलिटिकली दुनिया को आज हम देखते हैं तो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वाइल्ड वेस्ट है, ये जंगल राज चल रहा है चारों तरफ। तो उसमें आपको ये देखना है कि आप अपने जो राष्ट्रीय हित है उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, उसको प्राथमिकता दें। खासतौर से आपकी जो आर्थिक हित है, वेनेजुएला जो है उसके दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के भंडार वेनेजुएला में है। हम आज की तारीख में 56 लाख बैरल तेल कंज्यूम कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर हम 8% ग्रोथ रेट पे जाते हैं, हम 8 मिलियन बैरल्स ऑयल हमको चाहिए, हमारे पास अपना नहीं है। हम वहां सबसे लाएंगे जहां वो उपलब्ध है। तो हमें बिना भावुक बने और वेनेजुएला को हम बिना भावुक बने और एक सेकंड बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। हमें हमारी कंपनियां वेनेजुएला को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। हमारी कंपनियों ने वहां इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं ऑयल वेल्स के अंदर। हमको ये देखना है अगर वहां स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है, चाहे वो अमेरिका लेके आए या वेनेजुएला खुद लेके आए, अगर तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने वहां जाके ऑयल एंड गैस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वहां से तेल लेकर के भारत लेके आना होगा। क्योंकि अगर मेरा मानना है कि 1.5 साल के अंदर आज उनका उत्पादन 8 लाख बैरल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है लेकिन है, तो वहां पर 3 मिलियन बैरल्स का उत्पादन शुरू हो जाएगा 1.5 साल के अंदर। उसका काफी मात्रा में तेल हम आज के दाम पर मिलकर हमें लेके आना। बिना भावुक बने राष्ट्रीय हित को देखो, चारों तरफ जंगल राज है, ज्यादा भावुक अपने राष्ट्रीय हित में क्या है, बस कोई काम कर। बिल्कुल नरेश कौशिक साहब, हमें अपने राष्ट्र हित को देखना चाहिए, आर्थिक हित को देखना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। और ये एक अवसर हो सकता है अगर वहां पे स्थिरता आती है तो भारत के लिए। देखिए, भारत के लिए 2 चुनौतियां मेरे विचार से है। पहली बात तो ये है कि तेल के लिए जो कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीदता था, तेल के लिए भी हमें अमेरिका के ट्रंप प्रशासन पर अब निर्भर होना पड़ेगा जहां तक वेनेजुएला के तेल का सवाल है। और क्योंकि उनकी नजर हमारे एक दूसरे जो बायर जिनसे हम तेल खरीदते हैं, ईरान, उनके रिजीम पर भी है, तो ये हमारे लिए चिंता की वजह है। और ये दरअसल दर्शाता है जो भारत का जो बयान है उसमें थोड़ी सी जो नर्वसनेस है मुझे इसमें दिखती है। दूसरी बात यह है कि इससे जो चीन का जो एक एम्बोल्डनमेंट होगा उसका भारत को खतरा होगा, क्योंकि ताइवान को अगर चीन उसी तरह से हड़पता है जैसे वेनेजुएला को अमेरिका हड़प रहा है, उसी तरह से वहां पर ताइवान जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है 95% जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान से आते हैं, तो उस पर भी हमें चीन पर निर्भर होना पड़ेगा। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से भारत के लिए क्योंकि समय यहीं पे खत्म हो रहा है कौशिक साहब, आपको मैं बीच में रुकूंगा क्योंकि समय यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा कहा कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ एक ही पहलू को नहीं देखना चाहिए। इस पर हम लोग और कहीं मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते हैं से आवाज। नमस्कार।